हेलो कंपटीटर्स, कल हम लोग थेल्स सर तक पढ़े थे। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे और अब बारी है एनाक्सीमंडेर का, जो थेल्स सर के बाद के हैं। इन्होंने एक टर्म दिया था जो उसमें काफ़ी हाईलाइट हुई थी और उस पर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ, बाउंडलेस। मतलब ये अभी तक में सबसे पहले ऐसे जोग्राफर रहे जिन्होंने सेलेस्टियल वर्ल्ड के आइडिया को रिजेक्ट किया, रिप्लेस किया और एक नया टर्म दिया, बाउंडलेस। सेलेस्टियल वर्ल्ड वही जो आप लोग कल देखे थे कि अर्थ के ऊपर जो स्काई है वो ऊपर से मतलब क्लोज्ड है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर से वो एक क्लोज्ड है जो कॉन्केव टाइप का है और 3 पिलर पे इस्टेब्लिश्ड है। तो उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने ख़त्म किया और कहा कि बाउंडलेस मतलब ऊपर कोई अंत ही नहीं है, आप ऊपर जाते रहिए, आपको प्लैनेट वगैरह दिस दैट सब कुछ मिलते रहेगा। तो ये आइडिया सबसे पहले एनाक्सीमंडेर सर ने ही लाया। उसके बाद एकदम स्केल के साथ एक मैप जो है, उस समय जितना वर्ल्ड उनको पता था उतना का उन्होंने टू द स्केल जो है एक मैप बनाने का भी काम सबसे पहली बार एनाक्सीमंडेर सर ने ही किया। उसके बाद उस मैप में क्या था, आपको साइड में दिखेगा, अभी अब दिख रहा होगा, आप उसमें देख सकते हैं। उस मैप में इन्होंने इनहेबिटेड एरिया को डिवाइड किया 3 कंटिनेंट में। आपको उस मैप में यूरोप दिख रहा होगा, एशिया दिख रहा होगा, लीबिया भी दिख रहा होगा। लीबिया मतलब कि अफ्रीका हो गया। इन तीनों को उन्होंने बोला कि ये इनहेबिटेड वर्ल्ड है, मतलब जहाँ कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, ठीक है, और इसके चारों ओर जो है पानी ही पानी है, सराउंडेड बाय वाटर। और बीच में जो आप पोर्शन देख रहे होंगे एकदम सेंटर में जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसी को इन्होंने कहा हैबिटेबल वर्ल्ड, मतलब वहाँ ये खुद भी रह रहे थे। तो बस उतने ही दुनिया को इन्होंने कहा कि यहाँ मनुष्य रहते हैं, बाकी सब जगह को इन्होंने बोला कि वहाँ कोई भी लोग या हैबिटेबल है ही नहीं वो। तो उसको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, यूरोप, एशिया, लीबिया, अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया उसमें जिसका नाम था ग्नोमोन। क्या नाम था? ग्नोमोन। ये एक परपेंडिकुलर टाइप का था, सन डायल इंस्ट्रूमेंट, सीधा ऐसे खड़ा रहता था, सन के तरफ करके इसको रखा जाता था। आप फिगर में देख रहे होंगे। ग्रीस और स्पार्टा में इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को लगाया था। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता था कि सन के वेरिंग पोजीशन को मेजर किया जाता था कि सन इतना से कितना दूर गया, ठीक है, अब कहाँ है, अब कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग ही टाइम का और भी बहुत सारी चीज़ों का ये पता लगाते थे। उस परपेंडिकुलर टाइप का जो खड़ा हिस्सा आपको दिख रहा होगा, उसी से शैडो बनता था और बाहर की तरफ मार्किंग करके इन लोगों ने रखा था। तो उस शैडो से ही ये लोग सन का पोजीशन का, अलग अलग पोजीशन का मेजरिंग करते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ग्नोमोन, यूजीसी नेट में अक्सर आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ सकता है, ठीक है। और अर्थ सरफेस को इन्होंने कैसा बताया था? सिलेंड्रिकल। अभी तक और सब ने सर्कुलर बताया, फ्लैट बताया। इन्होंने कहा कि फ्लैट तो है बट क्या है? सिलेंड्रिकल है। क्या है? सिलेंड्रिकल है। अर्थ का सरफेस कैसा है? सिलेंड्रिकल है। और इन्होंने क्या बताया? प्रपोज्ड दैट द सन, मून एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब ये कॉन्सेप्ट भी, जैसे अभी हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट, एस्टेरॉयड या जो कुछ भी है, सैटेलाइट वगैरह सब कुछ, सब सन जो है सेंटर है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन ये तो आज हम लोग जान रहे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग भी जो है एनाक्सीमंडेर को ही जाता है क्रेडिट। भले उन्होंने सही नहीं कहा, लेकिन लगभग इसी तरह का कॉन्सेप्ट इन्होंने उस टाइम सबसे पहली बार दिया कि सन, मून और भी प्लैनेट्स हैं और ये सब अर्थ के ही चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी हम लोग पढ़ते हैं कि सारा चीज़ सन के अराउंड घूम रहा है, लेकिन उन्होंने उस टाइम कहा था कि अर्थ के अराउंड सारा चीज़ घूम रहा है। मतलब उन्होंने उस टाइम सबसे मेन जो है अपने ही प्लैनेट जहाँ वो रह रहे थे, हम लोग रह रहे हैं, अर्थ को ही माना था। तो कम से कम ये कॉन्सेप्ट की, ये आइडिया की शुरुआत तो हो गई थी। ऑल्सो कंपेयर्ड रेडियस ऑफ ऑल टू अर्थ। उसके बाद मून का अलग, प्लैनेट का और सन का, सब का रेडियस जो है वो कैलकुलेट करके अर्थ के रेडियस से उन्होंने कंपेयर किया था कि अर्थ के रेडियस से
कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। तो ये सब काम उन्होंने एनाक्सीमेंडेर सर ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, ये नोट डाउन है, इतना ही काफ़ी है, आप इसे देखिए। फिर मैं इसके बाद हेकाटियस सर के बारे में बताऊंगा। अब है हेकाटियस सर, जो एनाक्सीमेंडेर के बाद आए। मिलेटस के रहने वाले थे और ये ट्रेडर थे, ट्रेडिंग करते थे। तो इन्होंने ग्रीक कॉलोनीज से बहुत सारा जियो फैक्ट्स जो है वो गैदर किया, जमा किया, लिया। और कुछ अननोन डिस्टेंस प्लेसेस भी, मतलब जहाँ के बारे में उस समय ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, जहाँ ये खुद गए होंगे और जो भी ऑब्जर्व किए होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन ये गैदर किए होंगे, उनके बेसिस पे इन्होंने बहुत सारी बातें की। वाज द फर्स्ट प्रोज राइटर ऑफ ग्रीस, ये ग्रीस के सबसे पहले प्रोज राइटर थे। मतलब अब तक जो भी स्कॉलर वहाँ हो रहे थे वो पोएटिक फॉर्म में ही सारा इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, लेकिन ये पहले ऐसे आए हेकाटियस जो प्रोज में, मतलब गद्य में, मतलब एज ए डिस्क्रिप्टिव कहानी के रूप में अपनी बात को इन्होंने रखा और आगे बढ़ाया। ठीक है, और इन्होंने इसलिए एक बुक लिखा। अभी तक मैंने एक बार भी किसी के बारे में जिक्र नहीं किया कि इन्होंने एक बुक लिखा था, लेकिन इन्होंने एक बुक लिखा, मतलब एक नॉवेल टाइप का बुक लिखा, कहानी टाइप का, जिसका नाम है जेस पीरियड्स, जिसको कहा जाता है कि फर्स्ट सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बारे में सबसे पहला एकदम पूरा सिस्टम में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो इसी बुक में मिलता है। और ज्योग्राफी के स्टडी के लिए इन्होंने दो अप्रोच दिया, एक नोमोथेटिक, दूसरा आइडियोग्राफिक। नोमोथेटिक मतलब हो गया लॉ मेकिंग, और आइडियोग्राफी का मतलब हो गया कि डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, और उसमें लॉ मेकिंग नॉलेज। और वर्ल्ड को हमने एनाक्सीमेंडर में पढ़ा था कि उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, यूरोप, एशिया, लिबिया, मतलब कि अफ्रीका। इन्होंने एक यूरोपा बोला और लिबिया को जो है वो एशिया के साथ ही मिला के ले लिए। उन्होंने एशिया को अलग नहीं, इसके साथ में ही दिखाया। उसके बाद अर्थ को एनाक्सीमेंडेर ने सिलेंड्रिकल फॉर्म में बताया था और इन्होंने सर्कुलर बताया। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं हेकाटियस सर की। और आप इनके क्रम को जो है कौन कब आए और पहले कौन आए उसके बाद कौन आए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लगभग हर नेट में या फिर एस्टेट में ये पूछ ही लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं हेरोडोटस सर के साथ, जो कि हिस्ट्री के फादर भी कहे जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।